जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना स्टडी प्लेटफॉर्म सरोज सिलेक्शन पॉइंट पे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत तंदुरुस्त होंगे। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं, बिहार पुलिस कांस्टेबल की री एग्ज़ाम की डेट बिल्कुल घोषित कर दी गई है, आप लोगों के सामने है 7 से 28 अगस्त। तो बिल्कुल इसीलिए हम बिहार पुलिस स्पेशल जीके लेके आए हैं। इसी तरह आप जुड़े रहिए, रोज़ डेली हम आप लोगों तक बिहार के लिए स्पेशल जीके यानी कि सामान्य ज्ञान लेके आते रहेंगे। रोज़ डेली आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट, इम्पोर्टेंट वीडियो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों तक पहुंचता रहेगा। बस ऐसे ही जुड़े रहिए, अपना प्यार दिखाते रहिए। तो चलिए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए, यानी कि बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो हर बार बिहार पुलिस कांस्टेबल में या बिहार एसआई में हर बार ये क्वेश्चन रिपीट होते रहे हैं। तो संभवतः आपके आने वाले एग्जाम में भी इनसे क्वेश्चन देखने को मिले। तो चलिए दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। तो क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलेंगे, जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चनों को हम खत्म करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ये सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं, हर बार बिहार पुलिस कांस्टेबल या बिहार एसआई में पूछे गए रिपीटेड क्वेश्चन हैं। चलिए, राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर क्या होगा? मैकियावली। किसने किया था? राज्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? मैकियावली ने किया था। ये क्या थे? एक राजनीतिज्ञ और लेखक थे, ठीक है, मैकियावली। इन्होंने अपनी विख्यात रचना, कौन सी रचना? विख्यात रचना थी इनकी द प्रिंस। कौन सी थी? विख्यात रचना द प्रिंस में इन्होंने जो है राज्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था, ठीक है। और ये जो रचना है 1532 में ये रचना की इन्होंने, और द प्रिंस में इन्होंने प्रथम बार राज्य शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है। याद रखेंगे, स्टेट या राज्य शब्द का प्रयोग किया था किसने? मैकियावली ने, ठीक है, याद रखना है आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किस आयोग के लिए भारतीय संविधान में कोई प्रावधान नहीं किया गया है? निम्नलिखित में से किस आयोग के लिए भारतीय संविधान में कोई प्रावधान नहीं किया गया है? तो इनमें से चारों ऑप्शनों में कौन सा आयोग है वो? निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, योजना आयोग या संघ लोक सेवा आयोग? तो इसका सही आंसर होगा योजना आयोग। याद रखेंगे, कौन सा होगा? योजना आयोग का भारतीय संविधान में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। बात की जाए योजना आयोग की, तो इसका गठन कब किया गया था? 1950 में, ठीक है। योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 1950 में। पर क्या किया गया, फिर इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया, चेंज कर दिया गया। तो जो कि अब योजना आयोग ना होके ये क्या है? नीति आयोग है, ठीक है। एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब योजना आयोग को क्या कहा जाता है? नीति आयोग कहा जाता है। कौन सा आयोग? नीति आयोग कहा जाता है। इसका गठन कब हुआ? 1 जनवरी 2015 में, ठीक है। 1 जनवरी 2015, इसको भी नोट डाउन करेंगे। 1 जनवरी 2015 को क्या किया गया? योजना आयोग को चेंज कर नीति आयोग का गठन किया गया, ठीक है। और नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? वो देश का प्रधानमंत्री, ठीक है। देश का प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, ठीक है। अब योजना आयोग नहीं है, अब है नीति आयोग, जिसका गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था, ठीक है। आपसे यहाँ पे ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि नीति आयोग का गठन कब हुआ? तो 1 जनवरी 2015 को हुआ, और इसका अध्यक्ष कौन होता है? देश का प्रधानमंत्री, ठीक है। ये चीज़, दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। बहुत ही सरल तरीके से और अच्छे तरीके से मैं आप लोगों तक इंपॉर्टेंट चीज़ें पहुंचाऊंगा। चलिए, क्वेश्चन अगला क्या कहता है? किस सुल्तान को खलीफा से सम्मान वस्त्र प्राप्त हुआ था? किस सुल्तान को खलीफा से सम्मान वस्त्र प्राप्त हुआ था? तो वो कौन सा सुल्तान था? तो याद रखेंगे, ऑप्शन बी, इल्तुतमिश, ठीक है। इल्तुतमिश ऐसा सुल्तान था, ठीक है, याद रखेंगे। किस वंश से था इल्तुतमिश? ये था गुलाम वंश से, ठीक है। कौन से वंश से था? गुलाम वंश से था, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा दो देशों के बीच सीमांकन नहीं होती है? निम्नलिखित में से कौन सी रेखा दो देशों के बीच सीमांकन नहीं होती है? कौन सी रेखा है वो? तो याद रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा जो होती है वो दो देशों के बीच सीमांकन नहीं होती है। बाकी मैकमोहन रेखा, रेड क्लिक रेखा और डूरंड रेखा, ये तीनों रेखाएं
दो देशों के बीच सीमांकन करती हैं। ठीक है, चलिए इनका भी जान लेते हैं, इनके भी पॉइंट। तो मैकमोहन रेखा जो है वो किन दो देशों के बीच में है, ये भी जान लेंगे। तो याद रखेंगे भारत और चीन। मैकमोहन किसके? भारत और चीन के बीच में जो रेखा है वो कौन सी? मैकमोहन है। रेड क्लिक किसके बीच में है? भारत और पाकिस्तान। किसके? भारत और पाकिस्तान। डूरंड किसके बीच में है? डूरंड है अफगानिस्तान और पाकिस्तान। किसके? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की रेखा है। ठीक है, ये तीनों के तीनों पॉइंट आप अच्छे से नोट डाउन करेंगे, अच्छे से रट लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा विनिर्दिष्ट नहीं है? यानी कि 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं होती हैं? टोटल होती हैं 22 भाषाएं। तो इन 22 भाषाओं में कौन सी ऐसी भाषा है जो नहीं है? ठीक है, जिसे मान्यता नहीं दी गई है, तो वो है अंग्रेजी भाषा। याद रखेंगे इन 22 भाषाओं में अंग्रेजी भाषा नहीं है। ठीक है, याद रखेंगे भारतीय संविधान में। अच्छा पॉइंट है, इसको भी याद करेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा कर अप्रत्यक्ष कर है? निम्नलिखित में से कौन सा कर अप्रत्यक्ष कर है? तो कौन सा कर है? उत्पाद शुल्क। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन बी, उत्पाद जो शुल्क है वो अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है पोत भंजक उद्योग में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है, यानी कि नंबर 1 पे है, सबसे आगे है? तो वो कौन सा राज्य है? तो याद रखेंगे गुजरात ऐसा राज्य है जो पोत भंजक उद्योग में भारत का अग्रणी राज्य है, या कि प्रथम राज्य है, पहला राज्य है, या आगे है सबसे। कौन सा? गुजरात। एक चीज़ और नोट डाउन करेंगे, गुजरात की जो तटरेखा है, ठीक है, गुजरात की जो तटरेखा है तो भारत में सबसे बड़ी है, यानी कि भारत के सभी राज्यों में जो सबसे बड़ी तटरेखा है, तटरेखा वो किसकी सबसे बड़ी है? गुजरात राज्य की है। ठीक है, ये भी पॉइंट आप लोग याद रखेंगे, गुजरात राज्य की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है महात्मा गांधी की विश्व में सबसे लंबी मूर्ति कहाँ स्थित है? महात्मा गांधी की विश्व में सबसे लंबी मूर्ति कहाँ पर है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो याद रखेंगे कहाँ पर है सबसे ऊंची मूर्ति, यानी कि सबसे लंबी मूर्ति? तो याद रखेंगे पटना के गांधी मैदान में। ठीक है, कहाँ पर? पटना के गांधी मैदान में महात्मा गांधी की सबसे बड़ी मूर्ति है, कांस्य की ये सबसे बड़ी मूर्ति है। ठीक है, कहाँ पर? पटना के गांधी मैदान। ठीक, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सरकारी शेयरों का निजी कंपनियों को बेचना कहलाता है। सरकारी शेयरों का निजी कंपनियां यानी कि प्राइवेट कंपनियों को बेचना क्या कहलाता है? सरकारी शेयरों का। तो याद रखेंगे विनिवेश। ठीक है, विनिवेश कहलाता है। सरकारी शेयरों का प्राइवेट कंपनियों को बेचना विनिवेश कहलाता है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सरकारी रोजगार में नागरिकों के लिए समान अवसरों का प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सरकारी रोजगार में नागरिकों के लिए समान अवसरों का प्रावधान है? तो वो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 16। ठीक है, अनुच्छेद आर्टिकल 16 अनुच्छेद 16 में क्या प्रावधान है कि सरकारी रोजगार में नागरिकों के लिए समान अवसरों का प्रावधान है, अनुच्छेद 16 में। याद रखेंगे आर्टिकल 16। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में कहता है बलुई पत्थर किसमें रूपांतरित हो जाता है? बलुई पत्थर किसमें रूपांतरित हो जाता है? तो किसमें हो जाता है? क्वार्टजाइट। किसमें? क्वार्टजाइट में रूपांतरित हो जाता है। ठीक है, ये कैसी चट्टानें होती हैं? ये होती हैं, इनकी बनावट जो होती है वो दानेदार होती है। कैसी? दानेदार होती है। ठीक है, याद रखेंगे। कलर की बात की जाए तो हल्की गुलाबी और भूरे रंग की होती है। ठीक है, दानेदार होती है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है व्यवसाय पर कर की वसूली किसके द्वारा की जा सकती है? व्यवसाय पर कर की वसूली किसके द्वारा की जा सकती है? राज्य द्वारा, संघ द्वारा, पंचायत द्वारा
या केवल संघ के द्वारा? तो याद रखिएगा अच्छे से, केवल राज्य सरकार द्वारा ही व्यवसाय पर कर की वसूली की जा सकती है। किसके द्वारा? केवल राज्य सरकार द्वारा। ठीक है, याद रखेंगे, केवल राज्य सरकार द्वारा। ठीक, याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? बंद अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? बंद अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ होता है? तो याद रखिएगा, ऐसा देश जिसमें कोई आयात या निर्यात नहीं हो, या कोई ऐसा देश जो किसी अन्य देशों से कोई भी बातचीत नहीं करता है, कोई भी रिश्ता अपना नहीं रखता है। ठीक है, कोई भी रिश्ता अगर अपना नहीं रखेगा किसी देश से, या कोई बातचीत नहीं करेगा, तो आयात और निर्यात भी उस देश में नहीं होगा। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, तो ये पॉइंट आपका बिल्कुल सही है। ऐसा देश जिसमें कोई आयात निर्यात ना हो, या किसी देश से वो बातचीत ना करता हो। ठीक, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, गांधार काल किसके अधीन फली फूली? गांधार काल किसके अधीन फली फूली? तो याद रखेंगे, कुषाण काल के। ठीक है, कौन से काल के? गांधार काल किसके अधीन फली फूली? तो कुषाण काल बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका। क्या होगा? कुषाण काल बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंध है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंध है? तो वो कौन सा भाग है? तो याद रखिएगा, भाग 4। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है, भाग 4। बात की जाए नीति निर्देशक सिद्धांतों की, तो ये किस अनुच्छेद के तहत हैं, ये भी आप नोट डाउन करेंगे। तो अनुच्छेद 36 से 51 जो है, उसमें नीति निर्देशक सिद्धांतों का प्रावधान है। अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक सिद्धांतों का प्रावधान है भाग 4 में। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भारत के संविधान में 44वां संविधान संशोधन मौलिक अधिकारों की श्रेणी में से निम्न में से किस अधिकार को हटाया गया? यानी कि 44वां संविधान संशोधन हुआ। कब हुआ ये संविधान संशोधन? ये हुआ 1978 में। ठीक है, 1978 में संविधान संशोधन हुआ 44वां। इसमें क्या किया गया? मौलिक अधिकारों में, यानी कि 7 मौलिक अधिकार थे। कितने मौलिक अधिकार थे उस समय? 7 मौलिक अधिकार थे, जिसमें से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। किसके अधिकार को? संपत्ति के अधिकार को। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। संपत्ति के अधिकार को हटाकर क्या बना दिया गया? कानूनी अधिकार बना दिया गया। कानूनी अधिकार बना दिया गया, यानी कि मौलिक अधिकार में से 7 मौलिक अधिकारों में से एक मौलिक अधिकार, संपत्ति का अधिकार, हटा दिया गया। फिर प्रेजेंट टाइम में, यानी कि वर्तमान समय में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो याद रखेंगे, 6 मौलिक अधिकार हैं। कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार वर्तमान समय में है। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। संविधान संशोधन 44वां हुआ, और अधिनियम 1978 के द्वारा इसे हटा के कानूनी अधिकार बना दिए गए संपत्ति के अधिकार को। वर्तमान समय में 6 मौलिक अधिकार हैं, मूल समय में यानी कि प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार थे। ठीक है, सारे के सारे पॉइंट मैं आप लोगों को क्लियर करवा दे रहा हूँ, बहुत अच्छे तरीके से, सरल तरीके से, डीपली तरीके से मैं आप लोगों तक बता रहा हूँ। ऐसे ही जुड़े रहिए। रोज़ डेली बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए आप लोगों तक इम्पोर्टेंट वीडियो पहुंचती रहेगी, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पहुंचता रहेगा, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी यूज़फुल और हेल्पफुल साबित होगी। ऐसे ही प्यार दिखाते रहिए। पढ़ने में मज़ा आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करिए, हाँ नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो याद रखिएगा, बिहार के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वो थे कृष्ण सिंह। ठीक है, कौन थे? बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे कृष्ण सिंह, बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, बिहार में पहले कृषि विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था, यानी कि बिहार का पहला कृषि विश्वविद्यालय जहां स्थापित हुआ वो कौन सी जगह थी? तो याद रखिएगा, वो कौन सी जगह थी? समस्तीपुर। ठीक है, याद रखेंगे। समस्तीपुर में कौन सा कृषि विश्वविद्यालय है? तो याद रखिएगा, डॉक्टर कौन सा? राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय, जो कि सबसे पहला कृषि विश्वविद्यालय खोला गया बिहार राज्य में
किस जगह पर? समस्तीपुर में। ठीक है, याद रखिएगा कहाँ पर? समस्तीपुर में खोला गया, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, जापान की संसद को किस रूप में जाना जाता है या किस नाम से जाना जाता है? जापान की जो संसद है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा, चलिए देख लेते हैं। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा डाइट। ठीक है, डाइट। कई जगह डाइट लिख के आता है, कई जगह डाइट भी लिख के आता है। तो दोनों पॉइंटों को नोट डाउन कर लेंगे आप, डाइट भी लिख के आता है और डाइट भी लिख के आता है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होंगे बिल्कुल भी आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली अपंग यानी कि हैंडीकैप महिला कौन थी या कौन है? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली अपंग या हैंडीकैप महिला कौन है या कौन थी? तो कौन है? तो याद रखिएगा वो थी अरुणिमा सिन्हा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। कौन थी? अरुणिमा सिन्हा थी। ठीक है, याद रखेंगे। ये कहाँ की रहने वाली है? ये उत्तर प्रदेश राज्य के अंबेडकर नगर डिस्ट्रिक्ट की यानी कि जिले की रहने वाली है। कहाँ की? अंबेडकर नगर जिले की रहने वाली, जो कि कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश राज्य में है। ठीक है, कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश राज्य में अरुणिमा सिन्हा। ठीक है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली क्या है? हैंडीकैप महिला है ये। ठीक, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है निम्न राज्यों में से किसे भारत का अत्यधिक बाढ़ अभिमुख राज्य माना जाता है? यानी कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर सबसे ज़्यादा बाढ़ पीड़ित लोग हैं, बाढ़ सबसे ज़्यादा आती है? तो याद रखिएगा बिहार ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज़्यादा बाढ़ आती है। ठीक है, याद रखिएगा लगभग कितना? लगभग जो है बिहार के 76% आवृत्ति क्षेत्र जो है वो बाढ़ से पीड़ित हैं। ठीक है, 76% आवृत्ति जो क्षेत्र हैं लगभग वो बाढ़ से पीड़ित हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो बिहार राज्य जो है वो अत्यधिक बाढ़ अभिमुख राज्य माना जाता है भारत का। ठीक, याद रखेंगे। कौन सा राज्य? बिहार राज्य। चलिए अगला क्वेश्चन, पुस्तक मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन था? यानी कि मुद्रा राक्षस जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? बहुत ही इम्पोर्टेंट पुस्तक है ये मुद्रा राक्षस। तो याद रखिएगा विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक हैं विशाख दत्त। ठीक है, याद रखिएगा कौन है? विशाख दत्त बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन कहता है विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है? विष्णुपद मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा ये बिहार के गया में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर है? बिहार के गया में स्थित है। कहाँ पर? गया में। ठीक है, विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है? गया डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। बिहार के बोध गया में स्थित महाबोधि मंदिर विश्व विरासत घोषित किया गया। कब किया गया? महाबोधि मंदिर को विश्व विरासत घोषित किया गया। ये किसके द्वारा किया जाता है? विश्व विरासत घोषित किसके द्वारा किया जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों ये किया जाता है यूनेस्को द्वारा। ठीक है, यूनेस्को द्वारा। कब किया गया? 2002 में। ठीक है, यूनेस्को द्वारा 2002 में बोध गया में स्थित महाबोधि मंदिर को विश्व विरासत घोषित किया गया यूनेस्को द्वारा 2002 में। ठीक है, यहाँ हुआ क्या था? बोध गया किस चीज़ के लिए और प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोधि वृक्ष के नीचे, तो वो दोस्तों कहाँ पर हुई थी? महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोधि वृक्ष के नीचे, तो वो बोध गया में हुई थी। एक क्वेश्चन ऐसे भी बन जाता है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस जगह पर हुई थी? तो बोध गया में हुई थी, बोधि वृक्ष के नीचे। कहाँ पर? बोध गया। बोध गया कहाँ पर है? बिहार में। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान जीरादेई बिहार के किस जिले के अधीन आता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म जीरादेई में हुआ था, जो कि बिहार के किस जिले के अधीन में आता है? तो वो कौन सा जिला है? याद रखिएगा ऑप्शन डी सिवान जिला है। ठीक है, कौन सा जिला है? सिवान जिला है, याद रखिएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक है, याद रखिएगा भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। बात की जाए इनकी जन्म की,
तो इनका जन्म हुआ था 3 दिसंबर, कब? 3 दिसंबर 1884 में इनका जन्म हुआ था, याद रखिएगा। कहाँ पर हुआ था? जीरादेई सिवान डिस्ट्रिक्ट में, जो कि कहाँ पर है? बिहार राज्य में है, ठीक है, याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो चारों ऑप्शनों में जो राइट आंसर होगा वो होगा कार्ल सीले, ठीक है, याद रखिएगा, कार्ल सीले। इसमें भी कई कन्फ्यूज़न है, मैं आपकी दूर करता हूँ वो कन्फ्यूज़न। तो ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? कार्ल सीले ने की थी, ठीक है। कई विद्वान क्या कहते हैं कि इनकी खोज किसने की थी? तो याद रखिएगा, कई से विद्वान जो हैं ऐसे हैं जो कहते हैं कि जोसेफ प्रिस्टले। कौन? जोसेफ प्रिस्टले ने भी ऑक्सीजन की खोज सबसे पहले की थी, ठीक है, जोसेफ प्रिस्टले ने। पर अब ये डिपेंड करता है कि आयोग इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही मानता है, ठीक है। पर हमको दोनों ऑप्शन अच्छे से पढ़ने होंगे, क्योंकि आयोग कुछ भी पूछ सकता है, दोनों ऑप्शन में से कोई भी एक आपको रख सकता है, ठीक है। कार्ल सीले ने 1773 में ये खोज की थी और प्रिस्टले ने 1774 में स्वतंत्र रूप से ये खोज की थी। पर कई विद्वान जो है कार्ल सीले को और कई विद्वान प्रिस्टले को पहला मानते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, एक बात तो सही है कि क्वेश्चन में, यानी कि ऑप्शन में आपको आयोग कुछ भी माने, पर ऑप्शन में आपको कार्ल सीले या प्रिस्टले ये दोनों आपको नहीं मिलेंगे। इसलिए आपके लिए बहुत आसानी होगी अगर ये दोनों नाम आपको अच्छे से याद है तो, क्योंकि इन दोनों ऑप्शनों में से एक ही ऑप्शन आपको 4 ऑप्शनों में देखने को मिलेगा। अगर कार्ल सीले होगा तो प्रिस्टले ऑप्शन में नहीं दिया जाएगा, वरना वो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि कई विद्वान कार्ल सीले को मानते हैं और बहुत से विद्वान प्रिस्टले को मानते हैं, ठीक है। तो ये आयोग के ऊपर है, आयोग इन दोनों में से किसको लेके चलता है। पर ऑप्शन में आपको एक ही मिलेगा, चाहे वो कार्ल सीले हो या प्रिस्टले हो, ठीक है। तो बिल्कुल भी आप लोग कन्फ्यूज़ नहीं होंगे, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। आई होप कन्फ्यूज़न आपकी दूर हुई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या होता है? किस राज्य में मानस टाइगर रिजर्व है? किस राज्य में मानस टाइगर रिजर्व है? तो याद रखेंगे, असम राज्य में मानस टाइगर रिजर्व है। कहाँ पर है? असम राज्य में मानस टाइगर रिजर्व है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम क्या था? अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति का क्या नाम था? तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर होगा मेजर यूरी गागरिन, ठीक है। यूरी गागरिन जो थे वो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति थे, प्रथम आदमी थे। इन्होंने 1961 में अंतरिक्ष की यात्रा की और अंतरिक्ष में पहुंचे, ठीक है, याद रखेंगे। 1961 में की, याद रखिएगा। सोवियत संघ के ये वैज्ञानिक थे, मेजर यूरी गागरिन, ठीक है, याद रखिएगा। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा? यानी कि डॉक्टर BR अम्बेडकर के अनुसार कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसे हृदय और भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया, ठीक है। तो वो कौन सा संविधान है? तो अनुच्छेद 32 है, ठीक है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा। किसको? अनुच्छेद 32 को कहा, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? देखिए, संयुक्त सत्र की यानी कि संयुक्त सत्र को बुलाता कौन है? बुलाता तो राष्ट्रपति है, ठीक है, राष्ट्रपति बुलाता है। पर इसकी अध्यक्षता कौन करता है? वो करता है लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है, याद रखिएगा। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है, ठीक है। बुलाया राष्ट्रपति द्वारा जाता है, पर अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगर लोकसभा अध्यक्ष उसमें प्रेजेंट नहीं है, यानी कि उपस्थित नहीं है, तो लोकसभा उपाध्यक्ष करेगा, ठीक है, याद रखिएगा। लोकसभा उपाध्यक्ष। अगर लोकसभा उपाध्यक्ष भी नहीं है तो कौन करेगा? राज्यसभा उपाध्यक्ष, ठीक है, राज्यसभा का उपाध्यक्ष करेगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए एक चीज़ और नोट डाउन करेंगे कि संयुक्त सत्र एक साल में कितनी बार बुलाई जाती है? ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार, ठीक है, 3 बार
तो बुलाया जाता ही है, पर कम से कम अगर 3 बार नहीं बुलाया जा सकता है तो कम से कम 2 बार तो बुलाना अनिवार्य है। ठीक है, कितनी बार? 2 बार बुलाना अनिवार्य है। और 2 अगर सत्र हो रहे हैं तो इनमें अंतर कितना होना चाहिए, कितने कितने महीने का अंतर होना चाहिए? तो 6 माह का अंतर होना चाहिए दोनों सत्रों के बीच में। ठीक है, एक सत्र बुलाया गया तो अगला सत्र 6 माह के अंदर बुलाया जाना अनिवार्य है। ठीक है, याद रखिएगा। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, बस आपको इतना याद रखना है, लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। और एक साल में कितने सत्र बुलाए जाते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 3 सत्र बुलाए जाते हैं, ये भी याद रखेंगे आप। ठीक है, ये थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 30 बिहार जीके यानी कि बिहार स्पेशल जीके बिहार पुलिस कांस्टेबल के री एग्ज़ाम के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूज़फुल वीडियो है। ऐसी रोड डेली हम आप लोगों तक लाते रहेंगे, ऐसे जुड़े रहिए, प्यार दिखाते रहिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।